दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा जून 2014 का राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र, जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। इसमें हम राजनीति विज्ञान के कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो राजनीतिक सिद्धांत और विचारों से संबंधित है। देखते हैं, कौटिल्य के लिए रूप दर्शक शब्द की अवधारणा का क्या अर्थ है। कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ है, ऑप्शन है आपके ब्यूटिशियन यानी सुंदर रूप देने वाला, मजिस्ट्रेट, सिक्कों का निरीक्षक और जमींदार। तो सही उत्तर है दोस्तों सिक्कों का निरीक्षक। कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का सही अर्थ है सिक्कों का निरीक्षक, यानी सिक्कों की अच्छाई बुराई या अच्छे बुरे सिक्कों असली नकली की पहचान करने वाला रूप दर्शक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने इनके विचारों को लिया था। ऑप्शन है आपके हेराक्लाइटस, पार्मेनिडीज, सुकरात और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का प्रारंभ जो है वो प्लेटो से होता है और इसने अपने समय के अनेक विचारकों जैसे हेराक्लाइटस, पार्मेनिडीज, सुकरात से विचारों को ग्रहण किया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किसके लिए समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है। ऑप्शन है आपके प्लेटो, हाब्स, टी.एच. ग्रीन और रूसो। तो सही उत्तर है दोस्तों हाब्स। हाब्स के लिए समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है। हाब्स का विचार था कि मूल में प्रत्येक घटना एक गति के रूप में होती हैं और प्राकृतिक प्रक्रियाएं विभिन्न संश्लेषणों के मेल से घटित होती हैं। अगला प्रश्न है, रूसो ने एकेडमी ऑफ डिजाइन द्वारा वर्ष 1749 में प्रायोजित निबंध प्रतियोगिता में इस विषय पर पुरस्कार पाया था। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका, क्या विज्ञान और कला में प्रगति ने आचार को भ्रष्ट या अशुद्ध करने में योगदान दिया है। तो ये था रूसो ने इस विषय पर, क्या विज्ञान और कला की प्रगति ने आचार को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया है। इस विषय पर डिजाइन की एकेडमी द्वारा जो निबंध प्रतियोगिता आयोजित हुई थी उसमें उसने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन हैं, कथन ए और कारण आर है। तो कथन कारण से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। कथन है, प्लेटो के लिए ज्ञान न तो प्रत्यक्ष ज्ञान है न ही राय है, और कारण है कि सही मत या राय ही ज्ञान है। तो दोस्तों ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ए सही, प्लेटो के लिए ज्ञान न तो प्रत्यक्ष ज्ञान है और न ही राय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति या डायलैक्टिकल मेथड के नियम इन्हें समाविष्ट नहीं करते हैं। ऑप्शन है आपके मात्रा या गुणवत्ता में तथा इसके विपरीत रूपांतरण का नियम, विरोधी की एकता का नियम, नकारने को नकारने का नियम और द्वंद्वात्मक पद्धति अपने प्रचालन को केवल भूतकाल की समझ तक सीमित रखती है। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। जो मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति है इनमें ये नियम समाविष्ट नहीं है कि द्वंद्वात्मक पद्धति अपने प्रचालन को केवल भूतकाल की समझ तक सीमित रखती है। अगला प्रश्न एक कथन है, किसने कहा है कि लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है। तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है यूजीसी नेट परीक्षा में। तो या इस कथन को तैयार कर लीजिएगा कि लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है। ये कथन स्टालिन का है। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान में गांधी जी ने पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया था। तो सही उत्तर है जोहानसबर्ग। गांधी जी ने 1893 में एक मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ वे 1 वर्ष के लिए गए थे, लेकिन लगभग 22 साल रहे थे और वहाँ पर उन्होंने प्रवासी भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की रंगभेद नीति से नाराज हुए और इसके विरुद्ध उन्होंने 1893 से 1914 तक अहिंसात्मक संघर्ष किया था और दक्षिण अफ्रीका में जोहानसबर्ग में पहली बार उन्होंने जन विद्रोह को संगठित किया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यतया दार्शनिक उपागम का संस्थापक माना जाता है? तो सही उत्तर है प्लेटो और अरस्तु। दोस्तों, प्लेटो और अरस्तु को दार्शनिक उपागम का संस्थापक माना जाता है और इसमें यूनान के जो दार्शनिक हैं सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इन सभी का नाम महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से। डेविड ईस्टन के द्वारा समर्थित व्यवहारवाद के सिद्धांतों का सही अनुक्रम बताइए। तो दोस्तों, ऑप्शन है आपके नियमितताएं, तकनीकें, मात्रीकरण और सत्यापन। तो सही उत्तर है जो डेविड ईस्टन द्वारा समर्थित व्यवहारवाद है, इनके सिद्धांतों का सही क्रम है दोस्तों नियमन, सत्यापन, तकनीकी प्रयोग, परिमाणीकरण, मूल्य निर्धारण, व्यवस्थापीकरण और विशुद्ध ज्ञान तथा समग्रता। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर सूची 1 में जो है विचारक हैं और सूची 2 में उनकी रचनाएं हैं। देखिए पहले हैं चार्ल्स ई मेरियम। चार्ल्स ई मेरियम की पुस्तक का नाम है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। हैंज यूलाऊ या हैंज यूला का जो पुस्तक है वो है दोस्तों द बिहेवियरल परसुएशन इन पॉलिटिक्स। लियो स्ट्रांग की पुस्तक का नाम है दोस्तों ये है व्हाट इज़ द पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड अदर स्टडीज़। और डेविड ट्रूमैन की पुस्तक का नाम है द गवर्नमेंटल प्रोसेस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है वेबर के आदर्श नौकरशाही की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी नहीं हैं? तो ऑप्शन है आपके स्टाफ एंड लाइन, निर्वैयक्तिकता, पदानुक्रम और अनौपचारिक संगठन। तो दोस्तों वेबर के आदर्श नौकरशाही की जो विशेषताएं इसमें से हैं वो हैं दोस्तों निर्वैयक्तिकता और पदानुक्रम, ये आदर्श नौकरशाही की विशेषताएं हैं। इसके अलावा स्पष्ट श्रम विभाजन, निश्चित कार्य विधियाँ, वेतन और पेंशन अधिकार तथा आधिकारिक रिकॉर्ड, ये सभी वेबर के द्वारा प्रस्तुत आदर्श नौकरशाही की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है राजनीतिक संस्कृतियों के बारे में आमंड और बर्बा के वर्गीकरण में से क्या नहीं आता है? तो दोस्तों आनुभविक उन्मुखीकरण आमंड और बर्बा के राजनीतिक संस्कृतियों के वर्गीकरण में नहीं आता है, जबकि संज्ञानात्मक उन्मुखीकरण, भावात्मक उन्मुखीकरण और मूल्यानात्मक संबंधी अभिमुखीकरण आता है। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यात्मक अभिमुखीकरण आता है। अनुभविक उन्मुखीकरण राजनीतिक संस्कृतियों के बारे में आमंड और बार्बा के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है आपका पराश्रितता अर्थव्यवस्थाओं वो जो दूसरों को प्रभावित करती हैं और वो जो दूसरों के द्वारा प्रभावित होती हैं कि समूहों के बीच एक प्रकार का संबंध है, तो ये सही है। और पराश्रितता अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के मूल भाग परिधीय संबंध पर निर्भर करती है, तो ये कारण था, ये भी सही है। और ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है एक कथन है, किसने कहा है कि राज्य मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है? तो ये है दोस्तों मैक्स वेबर का कथन है। इन्होंने कहा है कि राज्य मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक उपागमों ने इनकी उपेक्षा की है यानी इग्नोर किया है। तो तुलनात्मक राजनीति के जो पारंपरिक उपागम थे उन्होंने आनुभविक जांच पड़ताल की उपेक्षा की है, जबकि सरकार का अध्ययन, संस्थाओं का अध्ययन और संविधानों की तुलना पारंपरिक तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत शामिल रहा है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कराना है। तो निर्वाचन व्यवस्था और उनसे संबंधित देश। तो देखिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये भारत में है। इसके अलावा 2 राउंड्स ऑफ सिस्टम ये मिस्र में है। लिस्ट सिस्टम की व्यवस्था ब्राज़ील में है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ये आयरलैंड की विशेषता है। तो सब सीधे सीधे एक दूसरे से सुमेलित हैं, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4।
अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ग्रुप्स इन अमेरिकन जो है सिस्टम, तो इंटरेस्ट ग्रुप इन अमेरिकन सोसाइटी जो है एच जिगलर की पुस्तक है, ए का हो जाएगा। दूसरा इंटरेस्ट ग्रुप्स ऑफ फॉर कॉन्टिनेंट्स, तो ये पुस्तक है HW अहरमान की पुस्तक है, इसको हो जाएगा बी का पहला। इसके अलावा एनॉनिमस एम्पायर बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। एनॉनिमस एम्पायर जो है वो सैमुअल फाइनर की पुस्तक है और ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स ग्राहम बालास द्वारा लिखी गई है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपागम अन्य के साथ साथ लोकमत और लोगों के राजनीतिक विकल्पों का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन है आपके राजनीतिक दार्शनिक उपागम, संस्थानिक उपागम, व्यवहारात्मक उपागम और कानूनी उपागम। तो सही उत्तर है दोस्तों व्यवहार परक उपागम जो है वो अन्य के साथ साथ लोकमत और लोगों के राजनीतिक विकल्पों का भी अध्ययन करता है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कराना है। तो सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन जब आप कराएंगे तो यहाँ पर सही सुमेलन इस प्रकार से होगा। देखिए समरूप संस्कृतियाँ, ये समरूप संस्कृति दोस्तों यूके में है। देखिए यहाँ से मैं मिलान कराता हूँ, समरूप संस्कृतियाँ यूके की विशेषता है। इसके अलावा अभिजात जन संस्कृति ये भारत की विशेषता है। सब्जेक्ट राजनीतिक संस्कृति दोस्तों, सब्जेक्ट राजनीतिक संस्कृति चीन में है और संकीर्ण संस्कृति युगांडा में। तो इस प्रकार सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों मैक्स वेबर ने किसका संकेत करने के लिए ग्रीक शब्द करिश्मा का उपयोग किया था। ऑप्शन है आपके अनुभव द्वारा अर्जित गुण, उत्तराधिकार में ज्ञात गुण और अधिदैविक गुण और अतिमानवीय गुण। तो दोस्तों सही उत्तर है 3 और 4, अधिदैविक गुण और अतिमानवीय गुण 3 और 4। तो मैक्स वेबर ने अधिदैविक गुण और अतिमानवीय गुणों का प्रयोग ग्रीक शब्द करिश्मा के लिए प्रयोग किया था। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। देखिए कथन है आपका स्पॉयलस सिस्टम के अंतर्गत चुनाव में जीती पार्टी के सदस्यों को सार्वजनिक पद वितरित किए जाते हैं। कारण है कि सार्वजनिक पदों को विजेताओं द्वारा आनंद लेने वाले स्पॉयलस समझा जाता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कराना है। कुछ लेखक हैं और उनकी पुस्तकें हैं। तो E.H. कार की पुस्तक है 20 ईयर्स ऑफ क्राइसिस। द 20 ईयर्स ऑफ क्राइसिस E.H. कार की पुस्तक है। E.H. कार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी विचारक माने जाते हैं। आर क्योहान की पुस्तक है नियो रियलिज्म एंड इट्स क्रिटिसिज्म। उसके अलावा जे मर्सिमियर की पुस्तक का नाम है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर ऑफ पॉलिटिक्स और एफ जकारिया की पुस्तक है दोस्तों फ्रॉम वेल्थ टू पावर। तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न भारतीय शासन और राजनीति से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपराष्ट्रपति उनके समय में थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये सही है आपका। राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे तो उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन इनके समय में उपराष्ट्रपति वी गिरी रहे। संजीव रेड्डी, तो दोस्तों संजीव रेड्डी के समय में जो है वो BD जट्टी ये उप राष्ट्रपति नहीं रहे और डॉक्टर एस राधाकृष्णन के समय में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो उपराष्ट्रपति थे। तो सही उत्तर है आपका सी, संजीव रेड्डी के समय में BD जट्टी जो हैं वो उपराष्ट्रपति नहीं थे। अगला प्रश्न है राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान द्वारा निर्धारित प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों संविधान द्वारा निर्धारित प्रतिशत 15% है और ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र और राज्य में जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या होगी वो निचले सदन के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन एक मुख्यतः जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। तो सही उत्तर है आपका दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। दोस्तों DS भूरिया कमेटी जो है वो जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित समिति है। इसका गठन वर्ष 2002 में हुआ था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित याचिकाओं को भारतीय संविधान में दिए गए क्रम के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करिए। सर्टियरी यानी उत्प्रेषण, हैबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्यो वारंटो यानी किस अधिकार से, निषेध और मैंडेमस। तो याचिकाओं का सही क्रम इस प्रकार से है दोस्तों। सबसे पहले आपका आएगा हैबियस कार्पस यानी 2 नंबर पहले पे आएगा। उसके बाद आपका आएगा 5 यानी मैंडेमस, 2 के बाद आपका 5 आ जाएगा। उसके बाद आएगा आपका 4 नंबर यानी निषेध, फिर आपका आएगा सर्टियरी यानी उत्प्रेषण, तो ये 1 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा क्यो वारंटो यानी किस आधार से, तो ये हो जाएगा 2 5 4 1 3, 2 5 4 1 3, ये आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके कालानुक्रमिक अनुक्रम में व्यवस्थित करिए। क्रिप्स मिशन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, साइमन कमीशन और मार्ले मिंटो कमीशन। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका मार्ले मिंटो सुधार सबसे पहले 1909 में हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 में, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और क्रिप्स मिशन जो है 1942। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आइए देखते हैं सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है, पार्टी और उनके लक्षण। तो यहाँ पर देखिए पार्टी और उनके लक्षण में जिसका सही उत्तर है, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को अम्ब्रेला पार्टी या छतरी पार्टी कहा जाता है। तो इंडियन नेशनल पार्टी, इसका सुमेलन हो गया 3 यानी अम्ब्रेला पार्टी। उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है। केरल कांग्रेस, दोस्तों केरल कांग्रेस जो है वो राज्य पार्टी है और भारतीय साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी यानी CPIM ये एक राष्ट्रीय पार्टी के अंतर्गत है। तो इस प्रकार सही मिलान आप करके सही उत्तर चुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा किसकी अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक मानकर निंदा की गई थी। तो सही उत्तर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919, इसको कांग्रेस द्वारा अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक कहकर निंदा की गई थी। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित है। कथन है संघात्मक व्यवस्थापन का लक्ष्य एकता और राजनीतिक संस्कृतियों तथा पहचानों की विविधता के साथ स्वतंत्रता का प्रभावशील सामूहिक कार्रवाई के साथ सामंजस्य करना है। सही है। कारण है भारत ने राष्ट्र निर्माण के बहुलवादी प्रारूप को चुना है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कथन और कारण से ही संबंधित है। कथन है भारतीय संविधान के काफ़ी प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, ये सही है। और कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के संविधान के आधार के रूप में अपनाने का प्रस्ताव किया था, तो ये गलत है। देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कराइए। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद हैं और उसमें प्रावधान। अनुच्छेद 359, इसका जो है संबंध वो मौलिक अधिकारों के स्थगन से है। 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। 280 आपका वित्त आयोग से और 360 वित्तीय आपातकालीन स्थिति से संबंधित है। तो अनुच्छेद आपको बहुत अच्छे से तैयार करने होंगे, बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए ताकि आप कोई भी प्रश्न आए तो उनका सही उत्तर दे सकें। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है कानूनी अनुमति को छोड़कर अन्य के द्वारा कर लगाया जा सकता है, ये सही नहीं है। इसके अलावा लोक निधियों से कोई व्यय नहीं किया जा सकता सिवाय संविधान में प्रदान किए गए तरीके से और कानून के अनुरूप। संसद द्वारा स्वीकृत तरीके के अनुसार ही कार्यपालिका धन को व्यय करने के लिए बाध्य है, सही है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है ये सही कथन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो महाराष्ट्र में सबसे पहले लोकायुक्त संस्था का गठन वर्ष 1971 में हुआ था और दुनिया में सबसे पहले 1809 में ऑम्बुड्समैन की स्थापना स्वीडन में हुई थी। लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न देखते हैं। किसने लोक प्रशासन की 18 परिभाषाएं प्रतिपादित की और उन्हें राजनीतिक, कानूनी, व्यावसायिक और प्रबंधकी के
4 वर्गों में रखा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सेफरिड्ज और रसेल। दोस्तों सेफरिड्ज और रसेल ने लोक प्रशासन की 18 परिभाषाएं प्रतिपादित की और उन्हें राजनीतिक, कानूनी, व्यावसायिक और प्रबंधकीय 4 भागों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच अंतर किसने नहीं किया है। ऑप्शन है आपके हेनरी फेयोल, हर्बर्ट साइमन, पॉल एच एपलबी और जॉन गास। तो दोस्तों हेनरी फेयोल ने सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच कोई अंतर या भेद नहीं किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रिपोर्टों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम क्या है। एडी गोरवाला रिपोर्ट, पॉल एच एपलबी रिपोर्ट, संथानम समिति की रिपोर्ट और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। तो सबसे पहले दोस्तों एडी गोरवाला रिपोर्ट है 1951 में, उसके बाद पॉल एच एपलबी रिपोर्ट 1952 में आई थी, संथानम समिति की रिपोर्ट जो भ्रष्टाचार पर थी 1962 में, और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट 1966 में प्रकाशित हुई थी। तो ये आपका सही अनुक्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संगठन का आधार कौन सा नहीं है। दोस्तों कार्य, बजटन, प्रक्रिया और सेवार्थी वर्ग। तो इसमें से बजटन जो है वो संगठन का आधार नहीं है। आधुनिक संगठनों में उसके कार्य और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए श्रम विभाजन के सिद्धांत अनुसार विभाजित और वितरित कर दिया जाता है, और इसमें बजटन जो है वो है संगठन का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है। देखिए सूची 1 में जो है कुछ विचार हैं और सूची 2 उनसे संबंधित जो है समिति या उनसे संबंध करना है। सोपानिकी या पदानुक्रम। तो दोस्तों सोपानिकी या पदानुक्रम जो है वो हायरार्की सिस्टम या हायरार्की प्रोसेस यानी सोपान प्रक्रिया से संबंधित है। लोक प्रशासन पर रिपोर्ट जो है ये आपकी एडी गोरवाला समिति ने दी थी। भारतीय सिविल सेवा में प्रारंभिक छँटाई परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा जो है वो डॉक्टर के.एस. कोठारी समिति ने दिया था, और सहायक एजेंसी इनको हाउस कीपिंग एजेंसीज भी कहा जाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है लोक प्रशासन के अविभाज्य विचार के समर्थक निम्नलिखित में से कौन है। हेनरी फेयोल, मार्शल डिमाक, साइमन और गुलिक। तो सही उत्तर है दोस्तों हेनरी फेयोल और मार्शल डिमाक जो हैं ये लोक प्रशासन के अविभाज्य विचार के समर्थक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से कथन और कारण से संबंधित है। पहला प्रश्न कथन है वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, सही है, और कारण है कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण इसमें समाविष्ट हैं। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि भूमंडलीकरण एक वैश्विक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें सभी क्षेत्र चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी इसमें निहित होते हैं। अगला प्रश्न है कि जब 2 लड़ाकू योद्धा अपने चरित्र में और तुलनात्मक सामरिक लाभ के अपने क्षेत्र में इतने भिन्न हैं कि उनके बीच मुकाबला एक ही पक्ष की योग्यता को दूसरे पक्ष की अपनी खुद की शर्तों पर लड़ने के लिए विवश करने लगता है, तो इस प्रकार के युद्ध का क्या नाम होता है। तो दोस्तों इस तरह का युद्ध का नाम असममित युद्ध होता है। अगला प्रश्न है गाजा संघर्ष 2009 रिपोर्ट पर यूएन तथा तथ्य खोजी मिशन का नाम क्या है। तो दोस्तों ये था गोल्ड स्टोन रिपोर्ट जो गाजा संघर्ष 2009 रिपोर्ट पर यूएन तथ्य खोजी मिशन का गठित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों यूएन सुरक्षा परिषद किस अध्याय और अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा देखने पर वाद विवाद का शर्तों के अंतर्गत शांतिपूर्वक निपटारा करने के लिए सर्वप्रथम तरीकों की खोज करती है। तो ये है दोस्तों अध्याय 7 का अनुच्छेद 42। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद का अध्याय है इसमें अध्याय 7 के अनुच्छेद 42 में अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा देखने के लिए कुछ विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों के स्तर पर करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधुनिक संस्थान की सही विशेषताएं कौन सी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की जो विशेषताएं हैं दोस्तों वो हैं सहमति और कानूनी दायित्व, भाषा और औचित्य का प्रयोग और संस्थानिक स्वायत्तता की वार्ता। तो दोस्तों 2, 3 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न है कोपेनहेगन 15 के रूप में सुप्रसिद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का संबंध किस मुद्दे से है। वैश्विक उष्मीकरण, जलवायु परिवर्तन, वातावरण और जनसंख्या विस्फोट। तो सही उत्तर है क्लाइमेट चेंज। कोपेनहेगन 15 के रूप में सुप्रसिद्ध
संयुक्त राष्ट्र जो सम्मेलन है COP15, ये जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। यहाँ पर देखिए क्षेत्रीय संगठन और उनका स्थापना वर्ष है। तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स यानी OAS, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो, और नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी नाफ्टा, और अरब मचरेव यूनियन यानी AMU, और देखिए यहाँ पर है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी सीटो। तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा 1994 में, अरब मगरेब यूनियन जो है 1989 में, और साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है देखिए, भारत दक्षिण एशिया में सकारात्मक असमरूपता का अनुसरण कर रहा है, सही है। और कारण है कि भारत को चीन पाकिस्तान एकजुटता द्वारा सामरिक रूप से निरोधित रखा जा सकता है। तो सही उत्तर है दोस्तों A और B दोनों सही हैं, लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं करता है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान आर्म्स प्रोक्योरमेंट एंड मिलिट्री बिल्डअप। दोस्तों पाकिस्तान आर्म्स प्रोक्योरमेंट एंड मिलिट्री बिल्डअप 1979 से 99 इन सर्च ऑफ पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आयशा सिद्दीकी अदा। पाकिस्तान आर्म्स प्रोक्योरमेंट एंड मिलिट्री बिल्डअप 1979 to 99 इन सर्च ऑफ पॉलिसी पुस्तक की लेखिका दोस्तों आयशा सिद्दीकी अदा हैं। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा UGC नेट परीक्षा जून 2014 का राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र का विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक हल, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा और इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।